नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ, जो कि यूपी से सामने आ रही है। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या में कैबिनेट की अगली बैठक होने वाली है। पहली बार अयोध्या में होगी कैबिनेट की बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। बैठक की तारीख का जल्द ही ऐलान होगा। इससे पहले प्रयागराज और वाराणसी में कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। तो अहम अपडेट है ये इस वक्त का। अयोध्या में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुक करते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ विवेक तिवारी, जो कि ब्यूरो चीफ हैं, जुड़े हुए हैं लगातार। विवेक जी, ये देखिए, जिस तरीके से इस बार कैबिनेट की बैठक अयोध्या में होने जा रही है, प्रयागराज और वाराणसी के बाद अब अयोध्या का नंबर है। जी हाँ, देखिए, ये सरकार ने तय किया है कि जो अगली कैबिनेट की मीटिंग होगी वो अयोध्या में होगी। इससे पहले प्रयागराज में 2019 में संगम के किनारे कैबिनेट की बैठक योगी आदित्यनाथ ने की थी, और उसके बाद फिर बनारस में हुई थी 2021 में। अब की जो कैबिनेट बैठक हो रही है वो अयोध्या में होगी, ये तय किया गया है। कैबिनेट की जो बैठक होती है उत्तर प्रदेश सरकार की, वो सामान्य तौर पर महीने के आखिरी मंगलवार को होती है। तो इस महीने का, यानी कि अगले महीने का, नवंबर महीने का जो आखिरी मंगलवार होगा, उस दिन अयोध्या में बैठक कैबिनेट की होगी। ये तय कहाँ पर किया जाना, ये अभी तय किया जा रहा है। संभवतः राम की पैड़ी या फिर सरयू किनारे ये बैठक की जाएगी। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि अयोध्या में अभी तो देखिए, प्रयागराज और वाराणसी में ये बैठक हो चुकी है, तो वहां से जो संदेश गया और जिस तरह के प्रस्तावों पर चर्चा हुई, वो सभी के लिए फोकस का विषय था। तो अयोध्या से जो ये बैठक होने जा रही है, इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, प्रयाग में जब बैठक हुई थी तो कुंभ को लेकर के वहाँ पर कई सारी योजनाएं सरकार ने शुरू की थी। काशी में भी कई तरह की योजनाएं शुरू की थी। अयोध्या में जो बैठक हो रही है उसका जो मुख्य एजेंडा होगा वो अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों के सौंदर्य और उसके विकास का मुद्दा होगा। उससे जुड़े हुए प्रस्ताव होंगे, ये सुनिश्चित है, और उनको वहाँ पर मंजूरी दी जाएगी। तो जो सारा फोकस होगा अयोध्या में होने वाली कैबिनेट की मीटिंग का, वो अयोध्या के विकास से जुड़े हुए प्रस्तावों पर ही होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो अयोध्या में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कैबिनेट की बैठक बेहद खास अयोध्या में होगी बैठक। इसके पहले आपको बता दें कि प्रयागराज और वाराणसी में बैठक हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह कि अयोध्या में ये जो बैठक होने वाली है, इसको काफ़ी अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में विकास और सौंदर्यीकरण के जो मुद्दे हैं उनको प्रमुखता से चर्चा में लाया जा सकता है, और कई पहलुओं पर विचार भी किया जा सकता है। भारत बांग्लादेश रिश्तों की एक और इबारत देखने को मिलेगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। थोड़ी देर में दोनों नेता वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। अखौरा अगरतला के बीच शुरू होगी रेलवे परियोजना। खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन का भी शुभारंभ होगा। मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र का भी उद्घाटन होने वाला है। परियोजना से कनेक्टिविटी, ऊर्जा, सुरक्षा में भी मजबूती मिलेगी। भारत और बांग्लादेश के लिए आज बेहद अहम दिन है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये परियोजनाएं भारत की सहायता से लागू की जा रही हैं। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में संचार और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। तो भारत और बांग्लादेश की दोस्ती का एक और बड़ा कदम है ये। अखौरा अगरतला के बीच शुरू होगी कई परियोजनाएं। सबसे बड़ी बात ये कि पावर प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हो रहा है, इससे
कनेक्टिविटी के साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा में भी सहयोग मिलने वाला है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं 3 प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन होने वाला है। भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली 2 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। दोनों देश के प्रधानमंत्री एक मेगा पावर प्लांट का भी उद्घाटन करने वाले हैं। पहला पावर प्लांट होगा अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना, दूसरा खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन परियोजना, तीसरा मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक भारत ने बांग्लादेश को इसका निर्माण 392.52 करोड़ रुपए की ग्रांट से बनाया है। ये 12.24 किलोमीटर लंबा है। बांग्लादेश में इसकी लंबाई 6.78 किलोमीटर है। भारत के त्रिपुरा में ये 5.46 किलोमीटर का है। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन की बात की जाए तो इसका भी उद्घाटन होना है। भारत सरकार की रियायती कर्ज सुविधा के तहत तैयार किया गया इसका निर्माण 388.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर से तैयार होगा। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह मोंगला ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क से भी जुड़ गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं लगातार कि किस तरीके से क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश के लिए ये परियोजनाएं बेहद खास होने वाली हैं। 3 प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन होगा। भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली 2 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक मेगा पावर प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया है तीनों प्रोजेक्ट्स का। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Prime Minister of India, His Excellency Sri Narendra Modi, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, namaste, and a very good morning. I am extremely happy to join Prime Minister Sri Narendra Modi today to inaugurate 3 projects. Akhaura Agartala Rail Link, Khulna Mongla Port Rail Link Project, and Unit 2 of the Maitri Super Thermal Power Plant Project. The joint inauguration of these important projects manifests the firm friendship and collaboration between our 2 friendly countries. I would like to thank you, Modi ji, for your warm hospitality during my visit to New Delhi in September 2023 to attend the G20 Leaders Summit. I express my heartfelt gratitude for your commitment to strengthening the bonds of friendship between our 2 countries. Distinguished guests, I pay my deep homage to the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I also recall 3 million martyrs and 200,000 dishonored women from the Liberation War. I pay my deep respects to the freedom fighters. I gratefully recall the sacrifice of the people of India and the cooperation extended by the government of India during our war of liberation in 1971.
I would like to thank the Government of India for jointly producing the biopic of the father of the nation of Bangladesh, Bongo. तो देखिए बेहद खास है आज का दिन। इनॉग्रेशन हुआ है दो देशों के लिए कई प्रोजेक्ट्स का, 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें बेहद खास हैं। हमारे साथ तक कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रह्मदीप अलूने जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका, विदेश मामलों के जानकार हैं। इसके अलावा डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। सर मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी ब्रह्मदीप सर, आप इन प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से देखते हैं नेशन की प्रोग्रेस के साइड से? देखिए पूजा जी, ये चूंकि भारत का भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे अहम पार्टनर है बांग्लादेश, जिस देश से सबसे ज्यादा लंबी सीमाएं मिलती वो है बांग्लादेश, जहां पर नदी को लेकर सबसे ज्यादा हमारा सहयोग है और विवाद है वो है बांग्लादेश, जिससे सबसे ज्यादा हम सीमाओं पर जूझते हैं और नियंत्रण और संतुलन की कोशिश करते हैं वो है बांग्लादेश। बंगाल की खाड़ी में सबसे अहम भागीदार है बांग्लादेश हमारा। यदि हमको पूर्वोत्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करना है तो बांग्लादेश हमारे लिए बेहद खास है। और इन सबके साथ सभ्यता के तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, भाषाई तौर पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बांग्लादेश से हमको जोड़ती है। तो यह जो दौर चल रहा है जहां पर तमाम तरीके की चुनौतियां हैं, चीन जिस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप में हावी हो रहा है, भारत को चारों ओर से घेर रहा है, ऐसे समय में बांग्लादेश और भारत के संबंध बहुत मजबूत चाहिए। और यह जो प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं, यह प्रोजेक्ट उस श्रृंखला में एक निसंदेह बहुत ही स्वर्णिम कदम है, जिससे ऊर्जा के क्षेत्रों में हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे, कनेक्टिविटी बढ़ेगी दोनों देशों में और बंदरगाह के जरिए व्यापार भी बढ़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश से जितने हमारे संबंध मजबूत होंगे उससे ही हम उससे न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में भारत मजबूत होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो उससे आगे की ओर यदि हमको देखना है, स्टेट पॉलिसी हो, इन सब का यदि ध्यान रखना है, दूसरे देशों से संबंध मजबूत करना है, तो बांग्लादेश से बहुत संबंध मजबूत चाहिए। और ये जो प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं ये उसी दिशा में एक कदम है। पूजा जी ठीक है, सुनील जी के पास में जाऊंगी। सर आप इन प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए बांग्लादेश में अभी बीते दिनों जिस तरह की स्थिति रही है वो किसी से छिपी नहीं हुई। शेख हसीना के खिलाफ विरोध भी चल रहा था देश के अंदर, और अब ऐसे में ये प्रोजेक्ट्स कितना ज्यादा दोनों देशों की मैत्री पर प्रभाव डालेंगे और खासकर बांग्लादेश और भारत की जो इकोनॉमी है उस पर कितना बड़ा इम्पैक्ट नजर आता है आपको? देखो पूजा जी, यह 2 दशक की हम समीक्षा करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम ऐसे देश हैं जहां ये निर्भर करता है कि वहां किस दल की सरकार है। और जब जब बांग्लादेश में हसीना शेख की सरकार रही है, यदि हम पूरे कार्यकाल की समीक्षा करें, सारे कार्यकालों की समीक्षा करें, तो भारत से संबंध हमेशा उनके बहुत अच्छे रहे हैं। अब पहला सबसे बड़ा जब मोदी जी की सरकार बनी, जो बांग्लादेश और भारत के बीच तमाम गांवों को लेकर के, सीमा को लेकर के जो विवाद था वो खत्म हुआ। वो निश्चित तौर से बहुत प्रभावी रहा, और जहां उम्मीद नहीं लगाई जा सकती थी कि निश्चित तौर से ऐसे समझौते हो सकते हैं, क्योंकि कई सरकारों ने प्रयास भी किया था लेकिन नहीं हो पा रहा था। वही ये एक कड़ी जुड़ी है और एक संदेश देने का प्रयास हमारे देश ने किया है कि हमारे पड़ोसी देश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चाहे कोई भी देश हो। श्रीलंका को आपने देखा होगा, श्रीलंका में जो कुछ हुआ, हमारे देश ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसको उभारा श्रीलंका को। तो ये एक संदेश देने का प्रयास है कि वहां बिजली की जो किल्लत है उस समय बांग्लादेश में, वो हम एक मित्र के रूप में, बड़े भाई के रूप में, पड़ोसी होने के नाते कैसे उनकी दूर कर सकते हैं। रेल परियोजनाओं को लेकर के ये कहा गया है कि दोनों देशों के बीच किस तरीके से आने जाने का सुगम रास्ता बने, उसके लिए एक प्रयास किया गया है। तो निश्चित तौर से मैं कहूंगा कि ये एक शुरुआत है अभी, और ऐसी परियोजनाएं बहुत जल्दी और देखने को मिलेगी जिनका शुभारंभ दोनों लोग बैठ के करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना। लेकिन ये एक मुझे लगता है कि दूसरे देशों के लिए भी संदेश है कि भारत अब वो भारत नहीं रहा है। निश्चित तौर से हमारा देश अब सहायता की स्थिति में आ गया है। छोटे छोटे जैसे बहुत सारे बड़े देश हुआ करते थे, वो छोटा छोटी सहायता देख करके एक कूटनीतिक तरीके से दबाव बनाने का प्रयास करते थे, लेकिन हमारे देश का कभी कूटनीतिक दबाव नहीं है, हम मित्र की हैसियत से उनकी सहायता कर रहे हैं।
ठीक है। ब्रह्मदीप सर, मैं आपसे समझूंगी। देखिए, अगरतला अखौरा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक की अगर बात की जाए तो 15 किलोमीटर इसका दायरा है, 5 किलोमीटर इंडिया के अंदर और बांग्लादेश के अंदर लगभग 10 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। देखिए, नेपाल के साथ भी हमारा ऐसे ही मामला है, यातायात में किसी तरह की बाधा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चाइना का सामान की तस्करी होना और भी तमाम चीजें, घुसपैठियों का एंटर होना वहां से होता है, उसको रेगुलेट करने में जो एनर्जी हमारी जाती है वो किसी से छिपा नहीं हुआ है और कई बार हमको कई सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो क्या यहाँ पर व्यापार के बढ़ावे के साथ साथ हमें कई और तरह के एहतियात भी बरतने की जरूरत पड़ेगी? जी पूजा जी, बिल्कुल बेहद दिलचस्प सवाल है आपका। देखिए, भारत और बांग्लादेश के संबंधों को संतुलित रखना हमेशा चुनौती रही है। बिल्कुल। और खासकर इस बात के लिए भारत को सावधान रहना पड़ता है कि कहीं भाई वहां पर कट्टरपंथी ताकतें हावी नहीं हो जाए, क्योंकि देखिए, भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में भूमिका अदा की, लेकिन 1971 और 1975 जैसे मुजीबुर रहमान की हत्या होती है, उस दौर में यहाँ तक आते 75 के बाद भारत के संबंध बहुत बिगड़ गए। और इस सब का कारण यह भी है कि आईएसआईएस जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, उसका बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को प्रशिक्षित करके पूर्वोत्तर की जो बॉर्डर है वहां पर जो वहां की सुरक्षा है उसको चुनौती मिलती रहती है, वहां पर कट्टरपंथी ताकतों का प्रभाव रहता है। भारत इससे बहुत चिंतित रहा है। तो देखिए, हम सबसे पहले भारत की चुनौती यह होती है कि जो बांग्लादेश है वहां पर शेख हसीना की सरकार रहे, क्योंकि यदि खालिदा जिया की सरकार आती है तो कट्टरपंथी ताकतें हावी हो जाती है। लेकिन 2009 के बाद से लगातार जिस प्रकार से शेख हसीना की सरकार वहां पर रही है और चूंकि वो एक धर्मनिरपेक्ष सरकार भी मानी जाती है, तो भारत के संबंध अच्छे रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि अपराधियों को प्रत्यार्पित करने के समझौते हुए हमारे यहाँ पर, और वहां पर बहुत सारे आतंकी जो ढांचे हैं जो भारत को नुकसान पहुंचा सकते थे, उनको भी शेख हसीना ने चोट पहुंचाई। लेकिन इन सबके इतर सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश को लेकर हम सावधान कैसे रहे। बेशक हमको सावधान रहने की जरूरत पड़ती है, सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि देखिए पूजा जी, जब आप पश्चिम बंगाल में जाते हैं, वो जो बॉर्डर है, तो वहां पर बहुत सारे जिले जहाँ पर बांग्लादेशी जो है वो लोग आकर बस गए हैं जी। तो नकली नोटों का कारोबार हो, मानव तस्करी हो, पशुओं की तस्करी हो, इसके साथ साथ आतंकियों की जो घुसपैठ है वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसके साथ साथ जो रोहिंग्या हैं वो भी भारत में आ जाते हैं। तो भारत के लिए बांग्लादेश से संबंध रखना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सावधानी बरतना भी बहुत जरूरी है। लेकिन इन सबके साथ आपने एक प्रश्न और जोड़ा था, नेपाल वाला। देखिए, कभी कभी क्या होता है पूजा जी कि हम जिसके सबसे बड़े हितैषी होते हैं, जिसको सबसे बड़ी मदद करते हैं, उसी को संदेह होता है और संदेह की दृष्टि से देखने लगता है। नेपाल के साथ कुछ ऐसा ही है, क्योंकि नेपाल और भारत के बहुत ही ऐतिहासिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है। हमने नेपाल की मदद की है, लेकिन नेपाल जो चीन की ओर झुक रहा है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि वहां पर जैसे जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव होता है तो नेपाल चीन की ओर झुक जाता है। लेकिन नेपाल को मालदीव जैसे देशों से सबक लेना होगा, श्रीलंका जैसे देशों से सबक लेना होगा। बांग्लादेश यदि मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र होके भी इन चीन की जो बुराइयां हैं उनसे सबक लेकर भारत से मित्रवत संबंध यदि बना सकता है, तो नेपाल को ये समझना होगा, नेपाल को भारत से मजबूत संबंध बनाना होगा। बिल्कुल। चलिए सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, देखिए अभी मैं इसको स्टडी कर रही थी, दूसरे प्रोजेक्ट की मैं बात कर लूं तो $1.6 अरब के भारतीय रियायती वित्त पोषण योजना ऋण के तहत मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना वित्त पोषण और भारतीय वित्त पोषण ऋण, इसको थोड़ा सा दर्शकों को प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। आप मुस्कुरा रहे हैं जी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, शायद आपका फ्रेम। हेलो, हाँ जी पूजा जी, मैंने कहा था पूरी बात हो नहीं पाई थी। विश्व स्तर पे आप देखेंगे ना कि बड़े देश बिना ब्याज के पैसा देते हैं तमाम परियोजनाओं के लिए जी, और एक सिस्टम बनता है कि वो कैसे वापस होगा, या बहुत सारी रियायत दी जाती है कि हम इसमें से इतना माफ कर देंगे, या हो सकता है कि हम मित्रता के रूप में उसको वापस ही नहीं लेते हैं, जिसमें अमेरिका, चाइना, रशिया ये बड़े देश हुआ करते थे। लेकिन पिछले 1 दशक से इस लाइन में हमारा देश भी खड़ा हो गया है। हमने तमाम देशों को ऐसा कर्जा भी दिया है जहां हमारे ही परियोजना हमारे साथ चलाई जा रही है उन देशों में। जैसे आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में तमाम हमारी परियोजनाएं चल रही थी, लेकिन वहां तख्ता पलट हुआ और वहां
आतंकवादी संगठन का वहां कब्जा हुआ तो हमारा बहुत नुकसान वहां हुआ था। अभी आपने श्रीलंका में देखा होगा कि तमाम बंदरगाह और परियोजनाएं हमारे प्रोजेक्ट पे हमारे देश के समझौते के आधार पर वहां चल रहे हैं। तो वही एक सिस्टम हमने बांग्लादेश के साथ भी किया है कि जो पैसे की कमी छोटे देशों के पास होती है, और लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण है, बिना पैसे के वो किए नहीं कर नहीं सकते हम उनको। तो निश्चित तौर से एक समझौता उसमें होता है और एक वापसी का मापदंड होता है कि वो कैसे वापस होगा, क्या हमारी सरकार उसमें रियायत दे सकती है कि नहीं दे सकती है। तो वही एक समझौता हमने बांग्लादेश के साथ किया है कि तमाम ऐसी परिस्थितियां होंगी जिसमें हम माफी भी कर सकते हैं, उसमें हो सकता है बिना ब्याज के हम पैसा उसको दें, और किस तरीके से, जैसे बिजली परियोजना है, अब बिजली परियोजना में क्या वो बिजली खरीदने वाले जो लोग होंगे वहां से जैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट हम बहुत सिंपल भाषा में हम समझाएं कि जैसे कोई हाईवे बनना है और हाईवे पर हमने टैक्स वसूली कर ली, और उस टैक्स वसूली में आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं तमाम दर्शकों को सुनाएंगे। सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई बस सेवाएं शुरू की गई हैं। इससे ढाका, अगरतला, शिलांग, गुवाहाटी और कोलकाता को आपस में जोड़ा गया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई रेल सेवाएं भी शुरू की गई। 2020 से तो भारत बांग्लादेश के बीच कंटेनर और पार्सल ट्रेनें भी चल रही है। पिछले 9 वर्षों में इनलैंड वाटरवेज को पैसेंजर और गुड्स के यातायात के लिए विकसित किया गया। इसी रास्ते से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए एक्सपोर्ट का रास्ता खुल गया है। विश्व का सबसे बड़ा क्रूज गंगा विलास भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। पिछले 9 वर्षों में चिटागोंग और मोंगला पोर्ट के रास्ते से भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़ा गया है। हमारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स ने कोविड महामारी के दौरान लाइफलाइन का काम किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 4000 टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। सर, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया, आपने इस चर्चा को खास बनाया। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है।